वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। जी जल्दी आओ। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अच्छा, ये आज जो है ना, बे अमाना की बात करनी है हमने, और वक़फ़ जो स्टार्ट में भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा। बे अमाना क्या होती है? बहुत अहम किस्म की खरीदो फरोख्त है। व्हाट इज बे अमानत? मीनिंग सेल ऑफ ट्रस्ट, द सेल दैट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट इन द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टी, फॉर एग्जांपल द सेलर एंड द बायर। इतनी सी डेफिनेशन से ये चीज तो तुम्हें थोड़ा सा समझ आ गई होगी कि एक अमानत का वर्ड इसके अंदर मौजूद है, जिससे ये बात समझ में आ रही है कि जैसे आम अमानत की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं ना, यानी क्या मतलब कि अमानत के अंदर दो बातों की शर्त जो है ये कंपलसरी है, लाजमी है। पहली शर्त तो ये है अमानत के अंदर कि वो चीज आपके पास जब अमानतन रखवाई गई तो अब उसको आप हिफाजत के साथ अपने पास रखेंगे। यानी कि जिस तरह आप अपनी चीज की हिफाजत करते हैं उसी तरीके से उस अमानत की चीज की भी आपने केयर करनी है। बिल्कुल हिफाजत के वही तरीके जो आप अपनी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेम एज इट इज वही तरीके आप दूसरे की अमानत रखी हुई चीज के साथ भी, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, उस चीज को आप अपने जाती मफाद के लिए या गैर जाती मफाद के लिए भी, पर्सनल या उसके अलावा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब एक चीज किसी ने अमानत रखवाई है और उसने आपको परमिशन नहीं दी या आपने उससे परमिशन नहीं ली कि भाई ये गाड़ी तुम्हारे पास अमानत रखवा के मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, एक हफ्ते बाद आके ले लूंगा। अब आप उसकी गाड़ी को अपने गाड़ी जहां जैसे घर के अंदर खड़ी करते हैं तो उसकी भी गाड़ी घर के अंदर खड़ी करेंगे, और अपनी गाड़ी तो आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी गाड़ी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने उससे इजाजत ले ली, उसने आपको परमिशन दे दी, तो फिर आपको इजाजत होगी, आप उस तरीके से जिस तरह अपनी चीज को इस्तेमाल करते हैं सेम एज इट इज उसी तरह उसकी चीज को भी आप इस्तेमाल फिर कर सकते हैं। अब इसी तरह यही अमानत का जो पहलू है, यही अमानत वाली जो शराइत हैं दो, अगर आप सेल परचेज के अंदर करें जिसमें आप किसी को जानते नहीं है, क्योंकि आमतौर पे अमानत आप उसके पास रखवाते हैं जिसको आप जानते पहचानते होते हैं, आपका उससे ताल्लुक होता है। लेकिन यहां अब बात हो रही है खरीदो फरोख्त की, जनरल सेल परचेज, यानी कि आप एक मुतलकन आम तौर पे जब किसी चीज की खरीदो फरोख्त करें और अमानत को इस्तेमाल करते हुए करें। यानी कि आप देखें जिंदगी में बहुत से ऐसे मराहिल आते हैं, बहुत से ऐसे मौके आते हैं
कि आप मजबूर हो जाते हैं पैसों के लिए, और आपके पास कोई आपकी कीमती चीज पड़ी हुई है, आपके वालिद की या वालिदा की कोई कीमती निशानी है, या आपके शादी की कोई कीमती निशानी है, वो आप नहीं चाहते कि मैं इसको बेच दूं, लेकिन आपको मजबूरी भी हो गई, अब पैसों की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। ये मोबाइल बंद कर दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। अब आपको जरूरत पड़ गई कि आप पैसे को भी मोहताज हो गए, खाने पीने के मोहताज हो गए, और आपको बिल्कुल बुनियादी जिंदगी गुजारने की जो जरूरियात है ना, उसके लिए भी आप मजबूर हो गए, लेकिन आपके पास वो कीमती चीज पड़ी हुई है। तो अब आप आमतौर पे जाके बैंक से भी ना क्या करते हैं, बे अमानत की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। आप उनसे जाकर कहते हैं ना, भाई ये मेरी फलानी कीमती चीज है, घर है, या ये सोने की रिंग है, या हीरे की कोई अंगूठी है, ये मेरी निशानी है वालिद की या वालिदा की, बहुत कोई कीमती चीज है जिसको इंसान बेचना नहीं चाहता। तो वो कहता है भाई ये आप मुझसे अमानत की बेस पर, इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस में से जो बे अमानत है ना, तो अमानत के तौर वाली खरीदो फरोख्त के साथ आप मुझसे खरीद लें। इसमें क्या होता है कि आपने वो चीज उनको बेच दी, उसकी वो कीमत आपको दे देंगे, लेकिन ये सेल परचेज इस शर्त पर हो रही है अमानतन। तो यहां पर ये बात ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी, लागू होगी कि वो चीज आपको इन फ्यूचर में वो रिटर्न करेगा, आप उसको कीमत वापस कर देंगे। ये होती है बे अमानत, यानी कि आपने एक चीज उनको बेच भी दी और अमानतन भी रखवा दी कि भाई यही सेम एज इट इज जो है ना, यही वाली जो गोल्ड की रिंग है या हीरे की रिंग है, ये मैं आपके पास रखवा रहा हूं, कीमती चीज है। तो इसकी कीमत मिसाल के तौर पे 1 करोड़ है, तो आपने, बैंक ने मुझे 1 करोड़ रुपया दे दिया और वो कीमती मेरी चीज संभाल के रख ली, यानी कि उन्होंने खरीद भी ली, ठीक है ना, और अमानतन भी रख ली, तो मुझे उसके पैसे दे दिए। जब मैं वापस फ्यूचर में उनके पास जाऊंगा और उनको वो कीमत 1 करोड़ रुपया वापस करूंगा और वो मेरी चीज मुझे वापस दे देंगे, सेम एज इट इज वही चीज देंगे। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जिसमें एक बात जो यहां पर बहुत सारी चंद चीजें इस्तेमाल होंगी वो मैं याद दिला देता हूं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये बात पढ़ी थी कि जब भी बाय जो सेलर है और मुश्तरी जो परचेजर है, ये आपस में एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, चीजों का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दरमियान के अंदर समन यूज हो रहा है, यानी कि जो खरीदार है, यानी कि मैं हूं मुश्तरी, खरीदने वाला, ये बेचने वाले, तो मैं इनको प्राइस दे रहा हूं, समन अमाउंट जो है, और ये मुझे मबी यानी कि सब्जेक्ट मैटर चीज उसके एक्सचेंज में दे रहे हैं। तो हमने वहां पर ये पॉइंट पढ़ा था कि सब्जेक्ट मैटर सेम रहना जरूरी है, लेकिन अभी यानी कि, लेकिन जो समन है ना, अमाउंट है, प्राइस, ये सेम रहना जरूरी नहीं है, ये शर्त नहीं है। यानी कि नोट जो मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है, लिया है उनसे, सॉरी, बैंक से या किसी भी आम बंदे से भी मैंने ये बे अमानत की कमिटमेंट की है, तो मैंने उससे जो नोट लिए हैं जो नंबर वाले, वो ही नोट लाजमी उसको रिटर्न करना ये जरूरी नहीं है। सामान चेंज हो सकता है, जो प्राइस है एक्चुअल प्राइस की क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, नोट की बात हो रही है, वो जो पैसे हैं। हाँ हाँ हाँ, ट्रांजैक्शन का तरीका भी बदल सकता है, लेकिन वो अमाउंट की कैलकुलेशन ऊपर नीचे नहीं होगी। वो अगर ऊपर नीचे होती है तो उसकी आगे टाइप्स आ रही हैं। हाँ, हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो प्राइस क्या है, ये पॉइंट समझो, जो कीमत है ना ये बदल सकती है। कीमत का मतलब ये नहीं है कि वो अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है, कम ज्यादा। उसका मतलब ये है कि जो नोट हमें दिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं, वो नोट अगर मिसाल के तौर पे नए भी नहीं है तो पुराने अगर मैं दूंगा तो दोनों की कीमत तो बराबर ही है। एक पुराना 5000 का नोट, एक नया नोट, क्या दोनों इक्वल है ना?
इक्वलिटी दोनों की है, तो नोट समन जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन मबी के अंदर चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। तो अब जब हम बे अमानत करेंगे ना, तो दोनों तरफ से सिक्योरनेस है और दोनों तरफ से ये चेंजिंग आ सकती हैं, और अगर ऊपर नीचे आएंगी तो फिर वो इसकी बे अमानत की बहुत सारी आगे टाइप्स बनती चली जाएंगी। वो मैं एक एक करके समझा देता हूं। अभी तो मैं सिर्फ इतना समझ आ गया कि व्हाट इज दी डेफिनेशन ऑफ बे अमानत। सेल ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है ना, दोनों तरफ से, यानी कि जो खरीदार है और जो बेचने वाला है, ये दोनों अपनी चीज को महफूज करना चाह रहे हैं। ज्यादा जो है बेचने वाला आदमी अपनी चीज को महफूज करना चाहता है मबी को, क्योंकि उसके पास जो चीज है वो कीमती है, वो उसको वापस जरूर चाहिए। वो उसको मुकम्मल तौर पे सेल आउट नहीं कर रहा। हकीकत में देखो तो ये इनकम्प्लीट बे है, बे अमानत। ये बात समझ आ गई यहां तक? तो इसीलिए इसको कहा द सेल डेट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट इन द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन दी पार्टीज। आपस की अंडरस्टैंडिंग से ये काम किया जाता है। अच्छा, ये मामला होता क्यों है? हाँ सर, ये अगर किसी के साथ सौदा हो जाता है तो के एवज में हम पैसे देते हैं, वो जबान भी हो गई और हमने एग्रीमेंट भी बना लिया। अगर बंदे ने मुझे 40-50 लाख रुपए दे दिए टोकन में कि भाई ये घर में आपसे खरीदता हूँ, तो फिर बाद में 10-15 दिन के बाद हमने जो 3-4 चेक दिए उनमें से 2 चेक मतलब बाद में 2 बाउंस हो गए। 2 जो चेक जो मिले हमने वो पैसे दे दिए और वो हमने यूज कर लिया। उसने तो टोकन के 100 रुपए दिया, बाद में वो बंदा कहता नहीं यार मैं नहीं दे सकता, मुझे मेरे पैसे वापसी कर दो या मैं आपसे पैसे बाद में ले। तो वो अगर हमने यूज कर दिए तो सही है ना, वो या अमानत है? बहरहाल जो आप जो सिनेरियो वाला मसला पूछ रहे हैं ना, वो शरी मसला ये हम पढ़ भी चुके हैं। उस कंडीशन में तो आप पर बाय शरिया लॉ जो है ना रिटर्न करना लाजमी है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने रिटर्न उसको पैसे करने हैं। मिसाल के तौर पे उसने आपको 40 लाख दिए, आपने इस्तेमाल कर लिए, तो आपने वापस करने हैं उसको, ये उसी के पैसे हैं। और ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये टोकन मनी जो कहलाती है ना, ये मसला अलग है, ये बे अमानत नहीं है, ठीक है ना, वो अलग मसला है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस में स्टार्ट में हमने पढ़ा था, वो अलग चीज है, वो बे अमानत नहीं कहलाती है। लेकिन बे अमानत में मैंने आपको क्या बताया कि म्यूचुअल इंटरेक्शन से ये हाँ करते क्यों है बे अमानत। तो एक तो देखें पॉइंट ये है कि आदमी अपनी चीज को महफूज करना चाहता है। अब जो सेकंड पार्टी है वो क्यों बे अमानत करेगी, इसकी चीज को क्यों हिफाजत के साथ रखेगी, उसको इसमें क्या फायदा है। तो आमतौर पे होता यह है कि ये एहसानन बे अमानत की जाती है, यानी कि किसी के साथ भलाई का मामला करते हुए अजर और सवाब की नियत के साथ आपने उसका चीज जो है वो कैशेबल थी, आपने उसकी कीमत दे दी कि भाई इसका अभी का वक्त जो है आगे बढ़ जाए। तो ये एक तरह से ना मदद भी होती है और आप उसके साथ उसका जो है ना इस मामले के अंदर साथ दे रहे होते हैं कि ये चूंकि कीमती चीज है मेरे पास रखवा दे, मैं इसकी कीमत दे देता हूं, जब थोड़े अरसे के बाद ये वापस आके मुझसे लेगा। तो इस मामले के अंदर उसकी क्या है, एक चीज की हिफाजत भी है, सिक्योरनेस भी है, और दूसरा उसकी मदद भी है, हेल्प आउट हो रही है। तो आमतौर पे पहले जमाने में लोग ये काम किया करते थे, अब लोगों ने छोड़ दिया करना, तो अब वो काम बैंक कर रहा होता है। और बैंक के पास इस तरीके का जो भी सरमाया रखवाया जाता है या कोई चीज रखवाई जाती है, तो उसको भी बैंक सिर्फ अपने पास रखता नहीं है, उसी चीज की बुनियाद पर कीमत पे वो आगे मामलात कर रहा होता है, यानी कि आगे भी वो बिजनेस कर रहा होता है। भले वो चीज एज इट इज रखी होती है, लेकिन उसकी एक कीमत मार्केट के अंदर लग जाती है। जैसे डिजिटल मनी है, आपका अकाउंट है, आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं पैसे, लेकिन हकीकत में तो वो पैसे नहीं है, वो तो डिजिटल न्यूमेरिकल सिस्टम है बस। लेकिन आपको हकीकत में वो क्या दिखा रहे हैं कि ये आप ही के पैसे हैं, लेकिन हकीकत में वो पैसे नहीं है। पैसे तो पीछे मौजूद हैं एक सिस्टम के अंदर। तो इसी तरह जिस तरह ये डिजिटल आपको सिर्फ शो अप किया जा रहा होता है स्क्रीन पर, ऐसे ही बैक हैंड पर उस पैसे को आपके इसी
सूरत में जो है ना आगे इस्तेमाल भी किया जा रहा होता है। बैंक के अंदर चाहे करंट अकाउंट हो या सेविंग हो, हर तरह का पैसा आगे यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, और जो आप साइन करते हैं उनके पेपर पे, उसके अंदर वो शर्त भी उन्होंने पहले से लिखी हुई होती है। अच्छा भाई, अब आगे देखो डेफिनेशन ऑफ बे अमानत। बे अमानत, प्रिंसिपल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, मीनिंग द सेल ऑफ अ थिंग बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिफंड द प्राइस ऑफ द थिंग सोल्ड टू हिम ऑन रिटर्न ऑफ द थिंग सोल्ड। क्या होगा उसके अंदर, जो मैंने आपको बात बताई कि जो चीज बे अमानत के अंदर वो किसी शख्स को दूसरे शख्स को बेच रहा है, वो इस शर्त पर बेच रहा है कि आप उस चीज को, बेची हुई चीज को मुझे रिटर्न वापस करेंगे और मैं आपकी उस चीज की जो कीमत है वो रिटर्न आपको वापस कर दूंगा। बे अमानत अ सेल मीनिंग, क्या पीछे चला गया ये, हाँ, बे अमानत अ सेल बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन इन दी म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल द सेलर एंड द बायर। दिस ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस समटाइम्स रिक्वायर्ड बाय द बायर एंड समटाइम्स बाय द सेलर। बाज दफा ये जो एतमाद की बात है ना, ये बेचने वाले की तरफ से होगी और बाज दफा खरीदार की तरफ से होगी। दोनों तरफ से ये बात मुमकिन है कि कोई भी आ जाए, कोई भी अपने चीज की हिफाजत के लिए या उसका फायदा हासिल करने के लिए ये शर्त लगा सकता है। अब वो ये भी मुमकिन है कि जो आदमी अपनी चीज को जाकर बैंक को बेच रहा है तो वो ये मामला चाहता है कि अपनी चीज की हिफाजत कर ले और उसका इसमें फायदा है, या बैंक भी कर सकता है कि खरीदार, उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं भाई आप जो है ना फिर हमारे पास अपनी एक गाड़ी नहीं या एक घर नहीं बल्कि जो आपका और भी प्रॉपर्टी है ना वो भी रखवा दें, तो वो हमारे पास रखी रहेगी क्योंकि हमारा उसमें ज्यादा फायदा है, हम उसको आगे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शर्त उस तरफ से भी लग सकती है जो इस चीज को खरीद रहा है, और बेचने वाले की तरफ से भी ये शर्त लग सकती है, दोनों तरफ से हो सकता है। बे अमानत प्रिंसिपल, और ये बात तो हो गई थी, पीछे क्यों चला जा रहा है ये, हमें आगे जाना है। अच्छा, इफ इट इज डिजायर्ड बाय द बायर, शायद ये स्क्रॉल घूमने वाला मुझसे घूम रहा था शायद। इफ इट इज डिजायर्ड बाय द बायर देन इट इज रियलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ बे वफा। देखें ये बात क्या है, हमने ये बात करी कि एक चीज एक आदमी ने जाकर अमानतन बे अमानत के तौर पे रखवा दी और उसने उसकी रकम हासिल कर ली, और इन फ्यूचर में जो भी आपस में तय हो गया वक्त, एक टाइम ड्यूरेशन, भाई इतने अरसे के बाद मैं ये रिटर्न ले लूंगा चीज और आपको कीमत वापस कर दूंगा। अब मैंने वहां पे आपको 3-4 चीजें बताई थी कि देखो ये भी मुमकिन है कि अब जो ये रिटर्न लेगा ना, तो ये मुमकिन है ये बात कि अब जब ये उस चीज को रिटर्न लेने के लिए आया है तो इसके पास उतने पैसे ही नहीं है, ये और नुकसान में चले गया, या ये भी मुमकिन है कि ये वो अपनी पूरी चीज वापस ना ले, ठीक है, या ये भी मुमकिन है कि जब बैंक इससे वो चीज इसको वापस दे रहा है तो प्रॉफिट पर दे। ये भी बात मुमकिन है कि बाजार की मार्केट प्राइस वैल्यू के ऊपर दे दे। ये भी बात मुमकिन है कि वो कम कीमत पे दे दे। ये सब सूरतें हो सकती हैं, ठीक है ना। बे अमानत के अंदर ये तमाम शराइत पाई जाती हैं, मौजूद हैं। ये चूंकि मुमकिनात में से है, एक आदमी जो पहले ही जरूरतमंद था, उसने जब चीज रखवाई और उसकी कीमत ली, तो वो नीडी पर्सन होने की वजह से ही तो उसने बे अमानत की है, तो खुद उसके अंदर ये पॉइंट्स मौजूद हैं। अब ये बात तो जमाने के साथ साथ वो वक्त जैसे गुजरेगा तो पता चलेगी ना फाइनली कि उसने जो पैसा हासिल किया था उससे उसको आगे फायदा हुआ या नुकसान में चला गया। दोनों बातें हो सकती हैं, या उतना ही रहा उसके पास। तो अब जब वो वापस लेने आएगा ना चीज, तो बहुत सारी कंडीशंस बन जाएंगी, बहुत सारी सूरतें होंगी अलग अलग। जब कंडीशन चेंज होंगी तो टाइप्स खुद ब खुद बनती चली जाएंगी, उन टाइप्स के अलग अलग नाम है। फिर आप कह रहे हैं इफ इट इज डिजायर्ड बाय द बायर, क्या हुआ कि अगर खरीदार इस बात की ख्वाहिश करे ना कि जो है वो इस बात की जरूरत पेश कर रहा है कि आप जो है ना इस चीज को मेरे पास रखवा दें,
भाई बैंक है, उसको मिसाल के तौर पर जो है वो उसके पास बहुत सारे लोग ऐसे आ गए इस वक्त जिनको जरूरत है रेंट के घरों की ना, रेंट पर घर चाहिए या गाड़ियां चाहिए। अब उनको पता चला भाई ये फलाने साहब आए थे, फलाने लोग आए थे, उन्होंने हमारे पास फॉर्म फिल कराया था कि मैं जरूरतमंद बन रहा हूं, मेरे पास चीजें हैं लेकिन मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, यानी कि कैश नहीं है मेरे पास, मुझे कैश की जरूरत है लेकिन गाड़ियां मेरे पास 10 है, 0 मीटर अच्छी गाड़ियां कंडीशन की खड़ी हुई है, लेकिन मुझे कैश चाहिए और मैं उस गाड़ी को बेचना भी नहीं चाहता क्योंकि वो कीमती गाड़ी है या हमारे बड़ों की निशानी है या कोई भी ऐसी बात है, उनका गिफ्ट है। तो अब बैंक निकालता है भाई देखो हमारी कितनी जरूरत है, भाई हमारी तो डिमांड ज्यादा है, तो ऐसा करो कि इनसे वो 10 गाड़ियां बुक कर लो, इनको कहो ठीक है जी आप हमें वो 10 गाड़ियां दे दें, 10 घर दे दें। तो अब ये जो डिमांड अगला कर रहा है ना आपसे, तो ये क्या कहलाएगी? बेवफा। वही तो ना, जो खरीदार इधर नहीं, इधर जो खरीदने वाला है, लेने वाला। हाँ हाँ, बैंक को जरूरत खुद पड़ गई ना, वो उसको अब चाहिए, उसके पास डिमांड आ रही है, तो अब वो हाँ जिसको बेचा वो क्या जो भी है उसको इस्तेमाल कर सकता है ना बे अमानत। हाँ, जैसे आप किसी के पास अमानत रखवाते हैं ना, आपसे वो इजाजत ले लेता है भाई मैं इसको इस्तेमाल कर लूं, वो आप दे देते हैं परमिशन, तो वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उन्हीं शराइत के साथ इस्तेमाल करेगा जैसे वो अपनी चीज का ख्याल रख के इस्तेमाल करता है, रफली इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, टाइम ड्यूरेशन, हाँ आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय कर सकते हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे 1 साल का टाइम तय हो गया, अब 1 साल के बाद वो आया तो अब वो तमाम कंडीशन लागू होंगी, यानी कि जब उस सिनेरियो के हिसाब से वो वाकई पूरी कीमत दे सकता है या कम दे सकता है या ज्यादा दे सकता है। तो बाज दफा ऐसा भी होता है कि आदमी ने जो है वो सोना रखवाया आज से 10 साल पहले, अब 10 साल के बाद तो सोने की कीमत आसमानों पे पहुंची हुई है, या ये भी मुमकिन है कि बहुत कम ही हो जाए। तो उस के एतबार से अगर ये लोग फिर तय कर लेते हैं भाई जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से हम रिटर्न कर देते हैं पैसे, तो वो फिर ज्यादा हो जाएंगे, जाहिर है जिसने रखवाया था उसको इसमें फायदा है। और अगर कम हो जाए तो फिर जिसने खरीदा था वो भी मुमकिन है कि अपने नफे के ऊपर उस चीज को आपको दे रिटर्न। चेंज होती नहीं है, लेकिन अगर पहले ही जिस वक्त आपस में रखा जा रहा था ना और ये शर्त लगा दी गई तो मुमकिन है फिर जायज होगा। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चलेगी। अच्छा, बिकॉज द बायर इज अ ट्रस्टी ऑफ द सेलर, द थिंग सोल्ड इवन आफ्टर द सेलर रिटर्न्स टू हिम द प्राइस ही पेड फॉर इट। क्या होगा? क्योंकि खरीदार बेचने वाले यानी बेचने वाली चीज का अमानतदार होता है, जबकि बेचने वाले ने उसकी कीमत वापस कर दी थी। ये जो कुछ आपने इसमें देखा ना कि उसने बेचा है उसे वापस उसने रिटर्न भी कर दिया, यानी कि डिमांड भी जो है वो बैंक ने की या उस शख्स ने की कि आप इतनी गाड़ियां मुझे रखवा दें, अमानतन रखवा दें, मैं उसको इस्तेमाल करता रहूंगा और फिर उसकी कीमत जो है वो आपको मैं पेड कर दूंगा, अदा कर दूंगा, और वो उसकी कीमत अदा भी करता रहा। अब इसके बाद क्या है कि व्हेन टेक बैक व्हाट यू सोल्ड फ्रॉम हिम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द सेलर। और अगर जो है वो बेचने वाले की तरफ से डिमांड है तो हु मस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट द प्राइस ऑफ हिज गुड्स एंड द सेल देयर ऑफ। इफ द सेल इज एट द प्राइस एट विच ही सोल्ड इट विदाउट एनी रिडक्शन or excess if it has been bought, it is a बे-तौलिया। और देखें इस कंडीशन के अंदर इन्होंने क्या बताया कि अगर उसने उसकी कीमत जो है वो बराबर सराबर दी तो ये क्या कहलाएगी? बेवफा कहा जाएगा। और अगर वफा का मतलब होता है कि पूरा पूरा अदा कर दिया, तुमने वफादारी की, तुमने वफा की, यानी कि पूरा पूरा हक अदा कर दिया।
और अगर जो है वो उसने जो चीज उनसे खरीदी है जब वापस की गई तो वो कमी के साथ, रिडक्शन के साथ हुई या फिर फायदे के साथ भी हुई, तो हाँ भले नहीं फायदे के साथ नहीं हो रही है, रिडक्शन और एक्सेस के साथ है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, इसको कहा जाएगा बेतौलिया। भाई इस पॉइंट को दोबारा समझो, इधर दोनों पॉइंट को दोबारा समझो, बात नहीं करो। देखो बैंक या किसी ने आपसे जो है वो आपकी कीमती चीज अमानतन खरीद ली, अमानतन खरीद ली, बंद कर दो, ठीक है। उसने वो चीज आपसे क्या करी, अमानतन खरीद ली, इस शर्त पर खरीदी कि भाई जैसी जिस कीमत पे मैं आपसे ले रहा हूं उसी कीमत पर आपको रिटर्न कर दूंगा वापस। एक जो आपका एग्रीमेंट हुआ, जो टाइम ड्यूरेशन पे आप उस टाइम ड्यूरेशन पे गए, आपने जाकर उतने ही पैसे देके, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ में आपने दी थी तो आपने 1 करोड़ रिटर्न करे, अपनी चीज ले ली, ये क्या कहलाया, बेवफा। अमानत की बे के अंदर बेवफा ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। लेकिन अगर वही चीज आपने तय करा था उनके साथ मामला कि भाई ये मैं रिंग आपको रखवा रहा हूं, लेकिन देखें मैं हो सकता है कि आप जो 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं ना, मैं ये पूरी कीमत आपको वापस ना कर सकूं, मैं इससे कम कीमत वापस कर सकूंगा, 80% कर सकूंगा, 70%, उसी वक्त तय हो गया। तो बैंक ने इस बात को मान लिया, भाई ठीक है तुम भी ये जो चीज रखवा रहे हो 1 करोड़ की चीज है, हम तुम्हें 1 करोड़ इसके बदले दे भी रहे हैं, तो ये 1 साल हमारे पास रखी रहेगी, तो हम भी इससे कमाएंगे, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। उसने इजाजत ले ली उसी वक्त, और इसने ये तय कर लिया कि मैं 100% ये 1 करोड़ रुपया रिटर्न नहीं करूंगा, बल्कि इतना % करूंगा इसका। तो जब ये वो चीज तय हो गई, अब ये 1 साल बाद खरीदने गया, इसने उतने ही % रिटर्न कर दिया, तो कम किया ना, इसको कहा जाएगा बेतौलिया, यानी कि कमी की रिटर्न खरीद, बेतौलिया कहा जाएगा। ये याद रखो बेटा, ये फाइनल एग्जाम में आएंगे ना डेफिनेशन, फिर तुम्हारा आधे नंबर इसी में जाया हो जाएंगे। आसान, मैं इससे आसान क्या समझाऊं, देखो आप मेरे पास, आपके पास जो है ना अपने वालिद साहब की एक कीमती डायमंड की रिंग है, आपके वालिद साहब ने शादी के मौके पे आपको दी फॉर एग्जांपल, या उनको भी शादी पे मिली थी, खानदानी रिंग है वो। अब वो आपके लिए कीमती चीज है, आपके पास है, आप खुदा न खास्ता जो है, अल्लाह न करे आपके हालात खराब हो गए, अब वो रिंग तो आपके पास है, एक कीमती चीज है, ठीक है ना। तो अब आप बैंक के पास गए, आपने जाकर कहा भाई ये मेरी एक रिंग है, ये 5 करोड़ की रिंग है डायमंड की, तो ये मैं आपके पास रखवा रहा हूं, आप मुझे 5 करोड़ दे दें, और देखें इस रिंग को आपने आगे सेल आउट नहीं करना, मैं बे अमानत के तौर पे आपको रखवा रहा हूं, मैं आपसे 1 साल बाद रिटर्न लूंगा, ठीक है। तो अब आप बैंक के पास 1 साल के बाद गए और आपने 5 करोड़, ये क्या हो गया, बेवफा हो गई, पहली वाली किस्म। और अगर आप जब बैंक के पास रखवा रहे थे, 5 करोड़ उससे ले रहे थे, तो आपने कहा भाई मेरे हालात बहुत खराब है, मुमकिन है कि मैं आपको ये पूरे पैसे वापस रिटर्न ना कर सकूं, मैं 60% इसके पैसे आपको जरूर वापस कर दूंगा, तो इस शर्त पर आप मुझे ये 5 करोड़ दे दें, और मैं 1 साल के बाद जो है ना आपको 70% 60% जो आपने तय करा वो मैं रिटर्न करके आपसे रिंग ले लूंगा। बैंक ने फिर आपसे कहा ठीक है आप ये लगा दें, तो हमारी भी ये शर्त, हम इस रिंग पर आगे खरीदो फरोख्त करते रहेंगे, यानी कि इस रिंग के जो कीमत है ना उस पर हम आगे बिजनेस करके 1 साल तक हम भी कमाएंगे, ताकि वो जो आप हमें 40% रिडक्शन कर रहे हैं ना, कमी के साथ दे रहे हैं, और साहब वो हमारा भी प्रॉफिट उसके साथ हमें गेन हो जाए इतना अरसे के अंदर। ये पॉइंट समझ आ रहा है। तो अब आप 1 साल के बाद गए और आपने 60% पैसे 5 करोड़ में से उसको बैंक को दिए और अपनी वही सेम एज इट इज चीज आपने उससे ले ली, तो ये क्या कहलाएगा, बेतौलिया। अब समझ में आया? बाकी 40% नहीं देना होगा ना, क्योंकि उन्होंने आपकी इस चीज को पूरा साल इस्तेमाल किया, उस पर बिजनेस किया उन्होंने, तो मुमकिन है कि वो आपको तो 5 करोड़ दिए थे, उन्होंने इस पर 10-12 करोड़ कमा लिए वो साल में। ये पॉइंट समझ में आया? तो इसको क्या कहा जाता है, बेतौलिया कहा जाता है।
जितना भी कमा ले। हाँ हाँ, क्योंकि बे अमानत के अंदर आगे ये शर्त भी आ रही है कि आप ये भी शर्त लगा सकते हैं कि भाई आप जितना कमाएंगे उसमें से मुझे भी इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि मेरी चीज पर कमा रहे हैं ना आप। मैंने तो आपको पैसे दे दिए। ये आगे शर्त आ रही है कि यानी कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी मैं आपको वापस कर दूंगा, लेकिन आपने जो प्रॉफिट गेन किया होगा वो भी आप मुझे इसमें से इतना % देंगे। ये शर्त भी आगे लग सकती है। देखें, इफ अ पार्ट ऑफ द गुड इज सोल्ड फॉर अ पार्ट ऑफ द प्राइस, अगर माल का कुछ हिस्सा कीमत में बेचा जाए तो ये बे इशराक कहलाएगा। देखें, मैंने आपको बताया कि बे अमानत जब हम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी कंडीशन ऑटोमेटिकली आ सकती हैं। भाई मोबाइल बंद कर दो, इधर सुनो गौर से। जब मैंने अमानतन अपनी चीज बैंक को दी इस शर्त पर कि मैं आपसे रिटर्न लूंगा और आप, मेरी जरूरत है अभी, मुझे इस चीज की कीमत दे दें, मैं वो कीमत वापस करूंगा और आपसे ये चीज ले लूंगा, क्योंकि एक मेरी कीमती चीज है, ये मैं बेच नहीं सकता, इसीलिए मैं बे अमानत कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं जब बैंक के पास गया, मैंने यही बे अमानत करी और 1 साल का अरसा तय कर लिया कि भाई 1 करोड़ की रिंग है, 1 करोड़ रुपया बैंक ने मुझे दिया। और अब 1 साल के बाद जब मैं बैंक के पास गया ना, तो क्या हुआ, इफ अ पार्ट ऑफ द गुड इज सोल्ड फॉर अ पार्ट ऑफ द प्राइस, तो अब मैं बैंक को कहता हूं कि भाई ये जो मेरी चीज थी ना, इसको आप, ठीक है, अब मैं पूरा वापस नहीं खरीद सकता, लेकिन कुछ हिस्सा इसका मैं खरीद सकता हूं आपसे, यानी कि इस चीज को मैं ही आपसे खरीद रहा हूं, लेकिन इसका कंप्लीट मैं इसको मुकम्मल नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये 1 करोड़ की है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो मैं ये शर्त ही पे पहले लगाकर गया था कि मैं आपसे खुद ये चीज खरीद लूंगा वापस। ये बे अमानत के अंदर हमारा शर्त तय हुई थी बैंक के साथ। तो जब मैं गया तो वाकई मैं जरूरतमंद था और मैं फुल पे नहीं कर सकता था अपनी चीज का, तो मैं कुछ पैसे के बदले उस चीज का कुछ हिस्सा खरीद रहा हूं, थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे मेरे पास 50 लाख है, तो मैंने आधा हिस्सा खरीद लिया, तो ये क्या कहलाएगा, बे इशराक, यानी कि मेरी चीज के अंदर जो है मैं खुद ही शरीक हुआ हूं, अब पार्टनर मैं खुद ही बन गया बैंक के साथ। नहीं बात समझ आ रही? बहुत सिंपल है, आसान है, थोड़ा सा दिमाग की खिड़कियां खोलो, दरवाजे खोलो और कुछ हमारी बातें अंदर जाने दो, तो फिर इंशाल्लाह समझ जाओगे। भाई देखो, मैंने बैंक के पास अपनी चीज रखवाई, मैंने बैंक के पास अपना घर रखवाया, बे अमानत की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए, जो इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस में से एक है। और मैंने चूंकि अपना घर रखवाया, मेरा खानदानी घर था, मैं उसको बेचना नहीं चाहता था, इसी मजबूरी के तहत मैंने बैंक के पास रखवाया, भाई आप अमानतन रख लें, इस घर की कीमत 10 करोड़ है, आप देख लें मार्केट के अंदर। उन्होंने देखा, हाँ जी 10 करोड़ तो है, उससे ऊपर ही है, 10 करोड़ मुझे दे दे। उन्होंने दे दिया बैंक ने। आपने उनको, बैंक को कहा, भाई चूंकि देखो मेरा वैसे ही इतना नुकसान हो चुका है, दिवालिया निकला हुआ है, मसले मसाइल है, तो 1 साल का हम टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं आपसे, लेकिन मुमकिन है कि मैं आपसे मुकम्मल 10 करोड़ 1 साल बाद आपको रिटर्न करके ये पूरा घर वापस ना ले सकूं, मुझे अभी से इस बात का शक है, तो मैं अभी से आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूं कि ये पॉइंट, ये रास्ता मेरे लिए आप खुला रखें कि मैं 1 साल के बाद जितना मेरी हैसियत होगी ना, मैं उतना आपसे ले लूंगा अपना घर वापस, उसका मैं अदा कर दूंगा। बात समझ आ रही है? तो अब 1 साल बाद जब मैं आया तो मेरे पास जाहिर है 10 करोड़ है ही नहीं, मेरे पास 5 करोड़ है, तो मैंने अपने ही घर के अंदर बैंक के साथ खुद पार्टनरशिप कर ली, यानी कि मैंने उनको 5 करोड़ दे दिया, आधा घर तो मेरा छूट गया। अब बाकी आधे के लिए जो भी आगे मजीद एग्रीमेंट तय हो जाता है वो कर लिया जाएगा, लेकिन यहां तक जो बात है ना, सिर्फ कि मैंने आधा अदा करके अपने ही चीज के अंदर मैं खुद पार्टनर बन गया बैंक के साथ। बैंक उस घर को अगर हमारी शराइत के मुताबिक आगे रेंट पे दिया हुआ था, उससे जो फिर फायदा हासिल हो रहा था, तो उससे भी मुझे फायदा मिलता रहेगा आधे का, क्योंकि मैं पार्टनर हो गया। तो इस सूरत को कहते हैं बे इशराक, कि मैं अपनी चीज के अंदर खुद बैंक के साथ शरीक हो गया। ये बात समझ गए? इफ इट इज सोल्ड विद सम एक्सिस प्राइस, इट इज बे मुराबाहा। अब अगर मैंने अपनी ही चीज को ना कुछ नफे के साथ जो है उनसे खरीद लिया,
यानी कि वही 5-10 करोड़ का घर मैं जब बैंक के पास गया तो अब बैंक ने बोला देखें आपने इतने रास्ते हमसे लिए थे कि आप मुमकिन है पूरा ना भी खरीद सके, हमने आपको सारी चीजों का मौका दिया था, आपने हम आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी की, लेकिन अब बात यह है कि ये जो घर है ना इसकी कीमत तो 15 करोड़ पे पहुंच गई है। तो अब यह है कि आप नफे के साथ हमसे अगर खरीदना चाहते हैं ना, जिसको आप बे मुराबहा का कहते हैं, तो बे अमानत के अंदर बे मुराबहा के साथ, मुराबहा की कंडीशन के साथ अगर आप हमसे खरीद रहे हैं तो फिर खरीद लें पूरा घर। तो वो ठीक है 15 करोड़ का ना खरीदें, 11 करोड़ का खरीद लें, 12 करोड़ का, जो भी बैंक ने थोड़ा बहुत नफा जो जायज और शरी होता है ना वो रखकर अगर बैंक ने इसी को वापस सेल कर दिया लेकिन नफे के साथ किया, प्रॉफिट के साथ, तो ये क्या कहलाएगा? बे अमानत प्लस बे मुराबहा। ये बात समझ आ गई? अब आगे चलो। एंड इफ इट इज सोल्ड फॉर लेस देन द प्राइस इट इज बे वदिया। और अगर ये सूरत ऐसी हो गई कि वो चीज भाई 10 करोड़ की जो थी वो अब मार्केट में 8 करोड़ की हो गई, यानी कि घाटे में आ गई, बैरियर टाउन का कोई था मसला था, अब वो जब कंडीशन देखी सूरत हाल तो हालात कशीदा थे, हालात खराब थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बैंक ने बोला भाई, और इसने भी बोला कि भाई उस वक्त जब मैंने रखवाई थी चीज तो वाकई ये 10 करोड़ की थी लेकिन अब मार्केट में 8 करोड़ की। तो अब बैंक कहता है ठीक है भाई आप जो है ना हमें, क्योंकि हमने पूरा साल भी इससे कमाया है तो कोई मसला नहीं है, आप हमें 9 करोड़ दे दें, 8 करोड़ दे दें, जो भी तय हो गया। तो वो जब कमी के साथ, लेस अमाउंट के साथ उसने अपनी ही चीज को खरीदा, यानी कि बैंक ने बेचा, सोल्ड इसलिए कह रहे हैं कि अब बैंक उसको वापस बेच रहा है, या वो जिस भी पर्सन ने उससे ली थी चीज वो उसको वापस बेच रहा है लेकिन कम कीमत के साथ, जो एक्चुअल प्राइस थी उससे कम कीमत के ऊपर बेच रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? बे वदइया। बे वदइया कहते इसी को हैं कि जिसके अंदर खुद से कीमत वज़ा कर ली जाए कमी के साथ, ठीक है। बे वदइया मीनिंग कि खुद से कमी कर ली जाए एक्चुअल प्राइस में अपनी मर्जी से, कमी का चेंज लेकर आना, ये वजिया कहलाता है। और इट इज कॉल्ड बे हतीता, और मजीद इसको बे हतीता भी इसका सेकंड नेम है, दूसरा नाम इसका क्या है? बे हतीता भी है। मैं इसको अरबिक में भी यहां साइड में ना लिख देता हूं। और बे नाकिसा, बे नाकिसा, नाकिसा कहते हैं नुकसान के साथ, कमी के साथ। नुक्स आप उसी को कहते हैं ना जो बुराई आ जाए किसी चीज के अंदर, नुक्स आ गया, तो ये उसकी एक्चुअल प्राइस में जब कमी आ गई, नुक्स आ गया, तो इसका इसी किस्म की खरीदो फरोख्त का तीसरा नाम क्या है? बे नाकिसा भी है। यहां तक बात हो गई? बे इशराक था, इसके बाद बे मुराबहा। इन सबको मैं भी अरबिक में साइड पे लिखता हूं। अच्छा, if the sale is at the market price regardless of the price at which he bought it from the seller, for example at market price without regard to parity increase or decrease, it is a master sale और sale at market rate। अब ये चौथी कंडीशन सूरत क्या है कि if the sale is at the market price, अगर इन्होंने उस वक्त जब ये चीज रखवाई थी बे अमानत के तौर पर बैंक को, तो ये तय हुआ था आपस में कि भाई इस चीज की जो मार्केट प्राइस है ना उसके मुताबिक हम आपसे खरीद रहे हैं, ठीक है। अब वो जब उसको रिटर्न किया जा रहा है ना वापस, यानी कि वो अपनी चीज को खरीद रहा है, तो अब अगर देखा जाएगा मार्केट प्राइस उसी चीज की कम हो गई है या ज्यादा हो गई है, तो कहते हैं फॉर एग्जांपल एट मार्केट प्राइस विदाउट रिगार्ड टू पैरिटी इंक्रीज और डिक्रीज, वो चाहे बढ़ गई है या कम हो गई है, तो फिर उसी कीमत के मुताबिक इन्होंने वापस अपनी चीज को खरीदा। मुमकिन था वो बढ़ गई थी, ज्यादा हो गई थी, हाँ नहीं, उसमें मार्केट प्राइस नहीं थी ना, इसमें मार्केट प्राइस इनका उसी वक्त म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय हुआ कि भाई जिस वक्त हम 1 साल बाद आप उसको रिटर्न ले रहे होंगे ना तो मार्केट प्राइस देखी जाएगी, क्योंकि अभी भी जब हमने आपसे खरीदी है चीज तो मार्केट प्राइस पर हमने खरीदी है, एक्चुअल उस प्राइस पे नहीं खरीदी जो आप बता रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। वहां पर तो डिमांडिंग प्राइस थी ना, तो यहां पर क्या है
मार्केट प्राइस पर ही उन्होंने उस वक्त इससे खरीदी और कहा कि भाई उसी वक्त 1 साल बाद जो मार्केट प्राइस होगी उसी पर आप हमसे खरीद लेना, यही चीज। तो ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम मास्टर सेल और सेल एट मार्केट रेट। समझ आई? इस कंपेयर टू बे अमानत कम्स बे मुसावमा। बे अमानत को अगर आप कंपेयर करें तो ये बे मुसावमा भी कहलाती है। बे मुसावमा क्या होती है भाई? आपने पढ़ी थी मुसावमा, याद है? हाँ, मुसावमा जो सामान की बे है ना, नहीं याद, भूल गए। आप फाइनल एग्जाम है आगे। देखो मैं इसको अरबी में भी लिख रहा हूं, बे इशराक, जो ये फर्स्ट वाला है, और ये बे मुराबहा, और ये बे वदिया, इसी का दूसरा नाम बे हतीता भी है। और तीसरा नाम बे नाकिसा, हाँ, वदिया, वदिया। ज़वात नहीं पढ़ना चाहिए, वो ज़वात से तो कहते हैं नमाज भी टूट जाती है। हाँ, क्योंकि ज़वात तो हमारा उर्दू का वर्ड है ना। देखें ये जो है ना, असल में ये वर्ड ही, इसको अदा करना थोड़ा सा मेहनत कश है। मुसावमा, सामान की बे, ये भाव-ताव की बे, सॉरी, मुसावमा कहते हैं भाव-ताव की ना, जिसके अंदर आप ऊपर नीचे कीमत कराते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर भी देखें तो ये बे अमानत के अंदर ऊपर नीचे ही कीमत हकीकत में करवाई जा रही है। वो जो है ना उर्दू के अंदर ज़्वाद है, और अरबिक में जो असल वर्ड है ना वो है वोद, और इसका जो प्रोनाउंस है वो यही है जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूं। और इसका जो तरीका है ना निकालने का वो ये है कि आप जबान को ना करवट दें, और जो ये उल्टी वाली तरफ है ना, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इसको आप सीधी जानिब की पिछली दाढ़ों के साथ टकराएं। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि सीधे हाथ की जबान का जो ये चौड़ाई वाला हिस्सा है ना, इसको उल्टे दांत की पीछे जो दाढ़े हैं ना उससे टकराएं, और पीछे से जोर से ना धमाके के साथ आवाज निकालें, झटके से, तो दुआ अदा होता है। पहला तरीका भी मैं बताता हूँ, दूसरा भी बताता हूँ, फिर तीसरा भी बता देता हूँ। पहले तरीके में देखो द्वाद ऐसे निकलेगा, वोद, इधर हवा महसूस होगी। दूसरे तरीके में यहाँ होगी वोद, ठीक है। तीसरा तरीका जो है वो मुश्किल है, उसमें क्या है कि इन दोनों तरफ की ना चौड़ाई वाली जबान को आप दोनों जानिब की ये जड़ों वाली दाढ़ों के साथ टकराएं और फिर पीछे से झटका दें, तो देखें दोनों में अदा होगा। और असल द्वाद यही है जो अरबी लोग भी पढ़ते हैं ना, वो ऐसे निकलेगा, देखो वोद, ये है, यानी कि वलो बॉल, ये वला ज़ालिन, ये ज़ात तो उर्दू का वर्ड है। जब आप अरबिक में उर्दू का हर्फ लेटर ले आएंगे ना, तो उससे उलामा फुकाहा के मसले के मुताबिक भी नमाज टूट जाती, होती नहीं है। वो उर्दू का लेटर है ना, वला ज़ालिन नहीं पढ़ना, बल्कि इसकी मश्क करनी पड़ती है। वला बॉल, वला बॉल, इसकी मश्क करें, सही हो जाता है ये, लेकिन ये बहुत अहम वर्ड है। अच्छा, ये हो गया। इट रिफर्स टू अ सेल एट अ प्राइस एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। ये क्या होगा कि जो दोनों पार्टी है, फरीकेन है ना, डिटेल में मालूम करना है। हाँ, प्रैक्टिस इसकी होना जरूरी है। पूरे कुरान में देखें एक ही जगह पे ना मोटा कौ है, और वो वाकई हमें उसके ऊपर 2 हफ्ते लगे थे सही अदा करने में, उसकी प्रोनाउंसिएशन करने में ना।
नहीं, हम जब हिफ्ज कर रहे थे ना, हिफ्ज जब कर रहे थे सीखने के जमाने में, तो उसमें बड़े डंडे पड़ते हैं तलबा को, हमें भी, हाँ कम से कम ना हमें भी वक्त लगा था। फिर मुझे समझ में आ गया ट्रिक कि इसके अंदर ना पटाखा बजेगा, पटाखा बजेगा तो ये खुद ही निकल जाएगा। कल्ला ला तुतिअहु, अब ये तो जो है ना, तो एक हमारे यहाँ तो बोलते हैं तो, और ये है तो, ये जो आवाज आ रही है ना पटाखे वाली, बस वो जब मैंने पटाखा निकाला उस्ताद ने बोला आप सही है। वो पटाखा निकालना असल में सीखना था, 2 हफ्ते लग गए उसको सीखने में, टाइम लगा बहरहाल। अच्छा जी, इससे देखे फरीकेन दोनों पार्टीज के दरमियान अगर तयशुदा कीमत पर उन्होंने फरोख्त करी और बेचने वाले ने जिस कीमत पर उसे खरीदा, इस बात को उन्होंने अगर नजरअंदाज कर दिया तो ये क्या कहलाएगी? बे मुसावमा। देखो, बे अमानत की आपस में मुआहिदा हुआ दोनों में, बैंक के पास में गया, मैंने अपनी चीज रखवाई बे अमानत के तौर पर और उनसे उस चीज की कीमत ले ली, और अब जब 1 साल का हमारा वक्त तय हुआ, जब मैं 1 साल के बाद वापस लेने आया ना, तो अब चूंकि बैंक ने मेरी चीज की हिफाजत करी 1 साल तक, तो अब उसको शरन जो है ना इस बात की इजाजत होती है, परमिशन होती है कि वो मुझसे कुछ भी मुतालबा कर सकता है इसी चीज को लेकर, बे अमानत को लेकर। तो अब बैंक ने मुझसे मिसाल के तौर पर कोई भी हमारे मुआहिदे से हट कर मुतालबा कर दिया, तो ये चीज कहलाती है बे मुसावमा, यानी कि अब वो भाव ताव कर रहा है, यानी कि आपके ही मामले के ऊपर आपके साथ भाव ताव कर रहा है। हाँ, लेकिन वो कंडीशन खिलाफ शरअ नहीं होनी चाहिए, ये बात जरूरी है। हाँ, अगर तो देखें बिल्कुल पहले से आपने यही कंडीशन रखी थी, लेकिन अब उस चीज की कीमत जो है बहुत ज्यादा ही, हद से ज्यादा ही बढ़ चुकी है, तो वो कर सकता है शरअन। बैंक कह सकता है कि भाई जब आपने रखवाई थी 10 करोड़ की थी, अब 20 करोड़ की है ये चीज, तो अब हमारा भी कुछ इसमें हक बनता है। चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन ये कंडीशन ऐसी है जब बिल्कुल एक्सीड कर जाए ना चीज की कीमत, यानी कि जितनी कीमत थी उससे दुगनी हो गई, या उससे 3 गुना ज्यादा आगे बढ़ गई, या 4 गुना ज्यादा आगे बढ़ गई, तो अब बैंक आपसे मुतालबा कर सकता है, ये शरन जायज है। वो कह सकता है कि भाई चूंकि आपने रखवाई थी 10 करोड़ की थी, अब 20 करोड़ की है ये चीज, और हमने 1 साल तक इसकी हिफाजत करी है चीज की, और पूरी कीमत में अब आप रिटर्न नहीं लें, आप हम पर भी एहसान करें, हमें 2-3 करोड़ तो ऊपर दें इस चीज के, क्योंकि अब मार्केट में इतनी ज्यादा वैल्यू उसकी बढ़ गई। हाँ, तो ये लेकिन शरन जो है ना जायज है, अमानत की चीज के अंदर ये बेनिफिट है। अच्छा, इसी को उलट कर दें कि मिसाल के तौर पे आपने 10 करोड़ की चीज रखवाई थी, अब आप गए तो वो 1 करोड़ की भी नहीं है, तो अब बैंक आपके साथ भी रियायत का मामला करेगा, अगरचे आपने यही कंडीशन रखी थी कि मैं बराबर में ले लूंगा, सेम, हाँ सेम प्राइस में मैं ले लूंगा, तो अब आपके पास भी मौका है कि आप कह सकते हैं भाई उस वक्त 10 करोड़ की थी, अब तो ये 1 करोड़ की भी नहीं है, तो आप भी बैंक के सामने ये शर्त रख सकते हैं, और बैंक उस वक्त भी फिर आज से बे मुसावमा ही करेगा तमाम शराइत को छोड़ के। यही तो बे अमानत की शराइत है ना। हाँ, बे नाकिसा, यानी कि नहीं ना, नाकिसा तो देखे उस कंडीशन में हो रहा था जब उन्होंने पहले से तय किया था कि हम कम कीमत पे आपसे लूंगा वापस, ये शर्त पहले लगाई थी, अभी तो पता ही नहीं था ना फ्यूचर क्या होना है, लेकिन उन्होंने तय यही करा था मैं एक्चुअल प्राइस पे ले लूंगा, लेकिन बिल्कुल एक्सीड कर गया ना नुकसान में भी वो चीज, 10 करोड़ की थी 1 करोड़ की भी नहीं रही, तो ये तो खुला नुकसान है, सबको तजाद नजर आ रहा है। तो अब इस कंडीशन में ये भी जब वापस खरीदेगा ना, तो बे मुसावमा यानी कि भाव ताव के साथ कमी बेशी नुकसान की सूरत में उसको रिटर्न खरीदेगा। बात समझ में आ गई? अब देखो लास्ट जो है ना हमारे पास स्लाइड्स, वो है, छुट्टी नहीं है अभी, और इसके बाद अहम चीज है, जरा वो भी समझ के जाना, ताकि आपको फिर पेपर में अच्छे नंबर मिल जाए। ऐसे थोड़ी दे दूंगा, QEC भी तो होता है, पेपर चेक होता है दोबारा, क्वालिटी एश्योरेंस।
ऐसे ऐसे वो डिपार्टमेंट बने हुए। अच्छा, बे वकफ, वकफ आपने पहले भी पढ़ा था। वक्फ के जो लिटरली मीनिंग्स हैं वो क्या कहलाते हैं? द प्लूरल ऑफ वक्फ इज औकाफ एंड वक्फ। वक्फ मीन्स एनीथिंग दैट इज डेडिकेटेड। इन अदर वर्ड्स, द वन हु डेडिकेट्स एंड डेडिकेट्स इज कॉल्ड फेमिलियर। इन अरबिक लैंग्वेज हिफ्स मीन्स टू स्टॉप समथिंग, हफ्स कहते हैं। मैंने इसको हिफ्स कह दिया। ये जो वर्ड है ना अरबिक में, इस वर्ड के मीनिंग क्या है? हाँ, नमाज का भी हो गया, खाने का भी हो गया, खाना भी खाते हैं आपके साथ। हफ्स क्या है? रोक देना किसी चीज को, कैद कर लेना, ठीक है। और अल मना, टू प्रोहिबिट, किसी चीज से रोक देना, मना कर देना। तस्बील, हाँ आइन है, हाँ अलमन, इस तरह लिखेंगे। अच्छा भाई, इधर इधर मुतवज्जे हो जाओ, बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। तस्बील, इट मीन्स टू स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह। तस्बील सबील के तरह का वर्ड है। आप कहते हैं ना कि अल्लाह की राह में दे देना। असुकून यानी कि किसी चीज को ठहरा देना, मीन्स टू स्टे। इट इज ऑल्सो यूज इन द मीनिंग्स ऑफ डिले एंड डिले, यानी किसी चीज को मौखर करते रहना, ताखीर ज़दा बना देना। देखो वक्फ, मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी वक्फ की। एक मैं दो टाइप्स भी बताई थी। पहली किस्म क्या थी वक्फ की? कंप्लीट वक्फ, और सेकंड इनकम्प्लीट वक्फ, जो पार्शल वक्फ भी कहलाता है। इधर इन्होंने आपको जो बताया ना, वक्फ का प्लूरल जमा क्या है? औकाफ भी आता है और इसी तरह वकूफ भी आता है, यानी कि बहुत सारी चीजों को अगर आप वक्फ करते हैं। और इसकी जो कंप्लीट वो है डेफिनेशन है, वक्फ मीन्स एनीथिंग दैट इज डेडिकेटेड, जो आपने किसी के लिए मुतय्यन कर दिया। अब इसमें दो तरह से आप वक्फ करते हैं। पहली किस्म क्या है कि आपने उस चीज को ही अपने नाम से ट्रांसफर कर दिया अल्लाह के नाम की तरफ, और दूसरा कि आपने उसको ट्रांसफर नहीं करा अपनी मिल्कियत से, बल्कि आपने सिर्फ उससे होने वाला फायदा जो है ट्रांसफर कर दिया, चीज आपके ही नाम पर है। ठीक है ना? ये दो किस्में। कौन सी दो किस्में हैं भाई, आप बताओ? लास्ट वाले टू टाइप्स कौन सी हैं वक्फ की? नहीं, ये तो वक्फ की वर्ड की मीनिंग्स मैंने यहां लिखी हैं। टाइप्स जो मैंने बताई हैं वो कौन सी हैं? ये सारे मीनिंग्स हैं उसके। वक्फ, वर्ड वक्फ के ना, कि वक्फ आप कहते हैं कि किसी के लिए भी किसी चीज को रोक देना, मना कर देना, कैद कर देना, ठहरा देना, रास्ते अल्लाह के रास्ते के लिए उसको दे देना। लेकिन वक्फ की टाइप्स कौन कौन सी हैं? आज ही तुम बताओ भाई, कौन सी हैं? दो टाइप्स कौन सी हैं? हाँ, तो फुल वक्फ में क्या होगा? कंप्लीट वक्फ में आप अपनी मिल्कियत में ही रखते हैं। नहीं, मिल्कियत आपकी ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि आप अल्लाह के नाम पर उस चीज को भी दे देते हैं। और इनकम्प्लीट में क्या होगा? नहीं ना, चीज अपने नाम पे रखेंगे और उससे होने वाला फायदा लोगों को देते रहेंगे। जैसे देखें, वो कंप्लीट वक्फ नहीं है। वो जो अपने पास रखी है वो कंप्लीट नहीं है ना, वक्फ पार्शल है, लेकिन उसका फायदा नहीं लेंगे ना। तो यही तो पार्शल है ना, खुद फायदा नहीं ले रहा। या ये भी मुमकिन है, हाँ वो शर्त लग सकती है, वो शर्त लग सकती है कि उसने ये कहा कि मेरी जिंदगी में मुझे फायदा मिलता रहे, फिर उसके बाद, हाँ ये मुमकिन है। ठीक है, समझ गए ना? क्या समझ में आया? इन्होंने कौन सी दो टाइप्स बताई हैं, इनको मुतवज्जे करें। वो पीछे वाले को मुतवज्जे करें, आपके साथ वाले। कौन सी दो टाइप्स बताई हैं इन्होंने वक्फ की? जल्दी रिपीट करो। वक्फ की दो टाइप्स इन्होंने बताई हैं, अभी कौन सी बताई हैं? नहीं, ये नहीं है।
भाई इनको फिर से समझाओ जरा, ये पीछे वाले। हाँ पैसे लेंगे ये कितने, 1000 एडवांस पेमेंट 1000 रुपए। एक क्लास के बाद इसको पकड़ के निकालवाना। 100 निकलेंगे जल्दी से। सब बोला क्लास के बाद दूंगा। जितने भी निकले इसकी जेब से वो आपके। चलो भाई समझाओ इनको, समझाओ आप। नहीं नहीं निकलेंगे, 1000 2000 तो निकलेंगे। पहले ही कहते हैं समझो पहले इससे, फिर मैं आपसे समझूंगा। दो तरीके होती है, होती है कंप्लीट वर्क। पार्शियल इनकम्प्लीट वर्क, उसमें होता है कि ओनरशिप आपके पास रहती है और आप बोलते हैं कि इसका फायदा मुझे हो, किसी और को होता है, मुझे होता है मेरे लाइफ में, और मेरे मन में किसी और को होता है। ओनरशिप आपके पास रिटेन रहती है। जैसे तुम्हारी गाड़ी है, तुमने लोगों को दे दी, गाड़ी तुम्हारी है, कोई और चला रहा है, ये इनकम्प्लीट वर्क है। चलो अब बताओ कौन सी 2 टाइप्स है। ये देखो कैसा, ओनरशिप भी मेरी नहीं है, फिर गाड़ी की है, गाड़ी मैंने दे दी, तुम चला हमारी हमारी अपनी गाड़ी चलाने के लिए। और दूसरी बात तो चलती अरे दो ही होती है, दोनों तुम चलाती। हाँ दूसरा बताओ चलो। जैसे मैंने आपको अपनी कोई भी चीज उसका नाम क्या है, नाम भी इन्होंने बताया आपको। फर्स्ट टाइप का नाम क्या है? कंप्लीट हो यार ये कंप्लीट वर्क। सर इंग्लिश में लिखने के सही है कंप्लीट। देखा ना, ये चीज कितने उससे समझा रहे हैं फिर भी इसको देखो समझ नहीं आ रही। हालांकि बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गई। इनको भी बताएं एक दफा वर्क की 2 किस्में। अगर गाड़ी आप बताएंगे? चले समझे भाई, ये मैं फिर समझूंगा। अभी मोबाइल रख दो, बंद करो मोबाइल। हाँ देखो वर्क की ना हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक कंप्लीट वर्क है, दोबारा समझा रहा हूं मैं, खामोश हो जाओ। मोबाइल कोई नहीं इस्तेमाल करेगा, बंद करो भाई, मोबाइल बंद करो। इतना मैंने वक्त इस पे जाया किए, कोई वजह है ना इसकी? वक्त क्या है? अच्छा समझाओ, खड़े हो। ये जो उन्होंने बताया पूरी, जैसे आपकी ओनरशिप में हो, और दूसरा बताया नाम नहीं आता, बाकी वो ये कह रहा है कि ओनरशिप आपके पास है। जब आपकी पूरी ओनरशिप में मिल्कियत में चीज है तो ये वक्फ की फर्स्ट टाइप है, सेकंड है? सेकंड होगी ना अल्लाह के बंदे। यही तो चीज नहीं समझ रहे, जो पॉइंट की बात है। समझो इधर, मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। देखो वक्फ की 2 किस्में हैं। एक कामिल वक्फ होती है अरबिक में जो उसको बोलते हैं, और सेकंड जो है वो नाकिस वक्फ है। ठीक है, फर्स्ट वाली क्या है? कामिल वक्फ, कंप्लीट वक्फ जिसको कहा जाएगा, और सेकंड नाकिस वक्फ है, यानी कि जिसको इनकम्प्लीट वक्फ कहा जाएगा। ठीक है, कंप्लीट वक्फ क्या है कि ओनरशिप आपने ट्रांसफर कर दी, अल्लाह के नाम दे दी कि भाई ये जमीन मैंने अल्लाह के नाम दे दी, इस पे बनी हुई मस्जिद भी मैंने अल्लाह के नाम पर ट्रांसफर कर दी। तो अब मेरी ओनरशिप से वो चीज निकल गई, खत्म हो गई। इसको कहा जाता है कामिल वक्फ, यानी कि कंप्लीट वक्फ। और सेकंड टाइप क्या है? इनकम्प्लीट वक्फ, यानी कि वो चीज मैंने जमीन या मस्जिद या कोई भी रफाई इदारा था, जगह थी, वो मेरी ही ओनरशिप के अंदर है, मेरी ही मिल्कियत के अंदर मौजूद है, लेकिन मैंने इस शर्त पर रखी कि भाई इससे होने वाले फायदे जो है वो लोगों को मिलते रहे, लोग इधर नमाजें पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, एतकाफ करते रहे। ये इदारा है, इधर लोग आके रात में रुक जाए, पनागाह है, लोग ये जो है ना कुआं खुदा हुआ है, इससे पानी पीते रहे, तो लोग फायदे उठाते रहे। ये बाग है, इससे फल लोग खाते रहे, उनको इजाजत है। तो ये क्या है? नाकिस इनकम्प्लीट वक्फ कहलाता है। बात समझ में आई? ये सेकंड टाइप है। हाँ, लेकिन मिल्कियत आपके ही पास है। हाँ वो देखें, लोग उसके जिम्मेदार हैं। हाँ, आपके जब आपने इनकम्प्लीट वक्फ किया है ना, तो आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। और इसी वजह से लोग बाज दफा इनकम्प्लीट वक्फ करते हैं, क्योंकि जब मुकम्मल आप वक्फ कर देंगे ना, तो वो फिर आपके हाथ से चली जाती है।
तो मुकम्मल आपके हाथ में रहती नहीं है। आप इसीलिए इनकम्प्लीट वक्फ करते हैं कि यार मैं इसको देखता भी रहूंगा, इसका इंतजाम सारा मैनेजमेंट, ताकि लोग गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना, वो इसीलिए इनकम्प्लीट वक्फ किया जाता है। तो हम जो इधर वक्फ की बात कर रहे थे ना, तो वक्फ के अंदर यही माना है कि किसी चीज को आपने रोक दिया, उठ जाओ वहां से, उधर से उठ के उधर जाके बातें करने, मीटिंग करने बैठे, इधर आके बैठो, इधर आ जाओ जल्दी से। अच्छा, ये बात हो गई। अब आगे देखो, टर्मिनोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ वक्फ अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा। ये दोनों का स्कूल ऑफ थॉट समझना ये आपके लिए जरूरी है, नहीं समझोगे तो आप खुद ही अपने नंबर जाया करेंगे। सबसे पहले यहां पर ये बात समझो कि देखो, ये जो हमने डिफरेंस पढ़ा ना टाइप्स का, अगर ये तुम्हारे जहन में बैठ गया, तुमने समझ लिया, तो ये बात भी तुम्हें आसानी से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि देखो, इस्तिलाही तौर पर देखा जाए जो तारीफ है वक्फ की, उसके अकॉर्डिंग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मसलक क्या है, और आगे बढ़कर जो है वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मसलक क्या है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मसलक क्या है, इसको समझना जरूरी है। इमाम साहब अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इनके नजदीक वक्फ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उनका मजहब यह है कि वक्फ के माल पर आग बंद करना, क्या मतलब कि यानी कि मुकम्मल तौर पे जो है वो वक्फ कर देना, द क्लोजिंग ऑफ द आई ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द वक्फ एंड द चैरिटी ऑफ द प्रॉफिट विद द रिमेनिंग ऑफ द आई एज द नेकेड। Translation: keeping the original ownership of a certain property in one's name and giving the benefit obtained from it as charity or spending it on whomever one wants. An example of this is like the property given on rent, the real owner of which is the renter, but the tenant benefits from this property. क्या मतलब कि किसी खास जायदाद की ना असल मिल्कियत अपने नाम रखी गई जो इनकम्प्लीट वक्फ हुआ, सॉरी मैंने गलती से पहले कंप्लीट वक्फ कह दिया था, इनकम्प्लीट वक्फ जो हुआ यानी कि उस चीज का आपने ओनरशिप अपने पास ही रखी और उस चीज से होने वाले फायदे आपने लोगों को दे दिए कि भाई ये मस्जिद है, मैंने बनवाई, जगह मेरी है और मेरे ही नाम पर है, लेकिन ये मैंने अल्लाह के नाम के लिए वक्फ कर दी है, लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते रहे, इबादत करें, अच्छे अच्छे काम करें नेकी के, लेकिन जमीन मेरी ही अपनी है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह यानी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह जो चारों इमामों में बड़े हैं, ठीक है ना, उम्र के लिहाज से भी, मर्तबे के लिहाज से भी और इल्म के एतबार से भी, तो उनके मुताबिक जिस तरीके से आप अपना घर रेंट पे दे देते हैं, तो उस घर से फायदा कौन उठा रहा होता है? जिसने रेंट पर लिया है, जो उसका रेंट अदा कर रहा है, उसका किराया दे रहा है, तो वही उससे फायदा उठा रहा होता है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह जब आपने एक अपनी जमीन पर मस्जिद बना दी, लोग उधर नमाजें पढ़ लें और सारे काम इबादत वाले कर रहे हैं, तो बस यही चीज को वक्फ कहा जाता है, अगरचे वो जमीन उसके ही नाम है और अपने ही नाम रखना है, ये इनके नजदीक ज्यादा बेहतर है, ताकि वही वाली चीज के मसाइल जब आगे आएंगे सामने तो उसको भी ये खुद देख सकें, खुद मैनेजमेंट बना सकें। वरना लोग मुमकिन है भाई मस्जिद को नाउजुबिल्लाह तोड़कर वहां पर कुछ और गलत काम शुरू कर दे, तो जब इसके हाथ में रहेगी ना तो फिर ये काम कोई कर नहीं सकेगा, क्योंकि इसके हाथ में वो जगह ऑनरशिप के अंदर मौजूद है। ये बात समझ आ गई? तो इमाम साहब रहमतुल्लाह का मसलक के मुताबिक, उनके मजहब के मुताबिक इनकम्प्लीट वक्फ होना ये ज्यादा अच्छा है, बेहतर है और अफजल है, और इनकम्प्लीट वक्फ ही असल में हकीकत में असल वक्फ होता है, ताकि आप उस चीज की निगरानी भी करते रहे, आपकी ही मौजूदगी में, निगरानी में, आपकी मिल्कियत में होते हुए चीज सही इस्तेमाल होती रहे। अकॉर्डिंग टू द फेमस जुरिस्ट ऑफ हनफी जुरिस्प्रूडेंस, उनके जो फैसला है, उनका जो उन्होंने जो फैसला किया इसको लेकर, नेमली इमाम मोहम्मद एंड इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह भी उसमें शामिल है, मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम, वक्फ इज सेड हाबिसुल ऐन ऑन द रूलिंग ऑफ द किंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। क्या मतलब? हबसुल ऐन जो वर्ड है ना इस पूरी स्लाइड में वो ज्यादा अहम है। हबसुल ऐन, आपने हबस का मीन तो पढ़ लिया था कि यानी कि रोकना, कैद कर देना, इसके मीनिंग्स ये आते हैं। किसी चीज को जब आप कैद कर देते हैं तो वो चीज खुद ब खुद रुक जाती है। एक कैदी जो है कैद के अंदर मौजूद है, उसकी जिंदगी अक्सर हिस्सा रुक जाता है, वो कैद से नहीं निकल सकता। बात समझ रहे हैं?
तो जब आपने कैद कर दिया, किसी चीज को रोक दिया, और किस चीज को रोका है, ये जो ऐन का वर्ड है ना, ये इसके साथ ज्यादा अहमियत वाला है। इसको यूं लिखेंगे अरबी के अंदर, ऐन मीन्स होता है किसी भी चीज का जो मेन, आइनुन आंख भी होती है, लेकिन ऐन किसी चीज की जात को भी कहते हैं, क्योंकि अरबिक दुनिया की वो वाहिद जबान है जिसका एक एक लफ्ज कई कई हजार माना के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ऐन किसी चीज की जात को भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे जात को? हाँ, नहीं, वो वाली जात नहीं, किसी मतलब जैसे किसी चीज का मुकम्मल अपना आप, असल, नहीं, एक वर्ड होता है इसके लिए, मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, बहरहाल शायद यहां पर हो। ऐन उसको ही कहते हैं, यानी कि उस चीज की जो हकीकत है ना, हकीकतन वो मुकम्मल चीज की अपनी हकीकत के एतबार से भी और उससे होने वाले फायदे के एतबार से भी ना, जब सब चीजों को रोक दिया जाए ऑन द रूलिंग ऑफ द किंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी, किस तौर पे रोक दिया जाए कि वो सारा कुछ अल्लाह के हवाले कर दे, यानी कि अपनी चीज को कंप्लीट वक्फ कर दे। आसान लफ्जों में अपने लिए भी उससे होने वाले फायदे को रोक दे कि भाई मैं भी इस बाग से फल नहीं खाऊंगा और अल्लाह ही के नाम पर मैं पूरा दे रहा हूं, सारा बाग, ये जमीन, इस पे मौजूद जितने फल हैं जिंदगी भर के लिए, वो सब मैंने अल्लाह के नाम के पर दे दिए, बाग भी मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिया, कंप्लीट वक्फ कर दिया। इसका मतलब ये, एंड चैरिटी इज बेनिफिट, ट्रांसलेशन, ट्रांसफरिंग दी ऑनरशिप ऑफ अ सर्टेन प्रॉपर्टी टू द नेम ऑफ अल्लाह एंड द बेनिफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इज गुड एंड गुड। उससे होने वाले जितने भी अच्छे फायदे हैं वो सारे के सारे उसने दूसरों के लिए वक्फ कर दिए, यानी कि कंप्लीट वक्फ कर दिया। ये किन का मजहब है? इमाम, बताओ ना भाई, इमाम मोहम्मद रहीमुल्लाह और इमाम यूसुफ रहीमुल्लाह। इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह, इन दोनों का मजहब यह है कि वक्फ असल में वो होता है जो कंप्लीट वक्फ हो, और इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह का मसलक ये है कि कंप्लीट वक्फ जरूरी नहीं है, इनकम्प्लीट वक्फ असल वक्फ होता है। ये इख्तलाफ तीनों का समझ में आ गया आपको? नहीं समझ आए तो फिर फाइनल में समझ जाना, पेपर के अंदर जब एग्जामिनेशन में बैठे होगे ना, फिर पेपर में तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छे से। हाँ जी, विनाश भाई तो आए हुए नहीं थे आज। पहले विनाश भाई को तो बुलाओ घर से। सुबह मैं खुद गया, उन्होंने बोला आज विनाश भाई छुट्टी में। वो दूसरे वाले का नाम नहीं बता आपको मुझे। कैसे कैसे लोग हैं आप, अल्लाह बचाए। तो शुगर है दुनिया में जहन्नम नहीं बने। हाँ बस ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ब्रेक ही ब्रेक है। अच्छा जी, ये कहां तक हो गया? एनालाइजिंग दी लास्ट स्लाइड है। देखे जितने आपने इधर दो मजहब पढ़े ना, तीन अइम्मा हजरात के, अगर आपने समझ लिया तो अच्छी बात है। उसके मुताबिक अब डेफिनेशन ऑफ वक्फ, इट इज नोन द अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा, मे अल्लाह है मर्सी ऑन हिम, यानी अल्लाह उनकी रहमत, उनके ऊपर रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करें। द ओनरशिप ऑफ द वक्फ डज नॉट एंड बट रेदर दी वक्फ प्रॉपर्टी इज गिवन एज अ रेंट। इस तज्जिए से ये बात पता चल गई कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ की मिल्कियत खत्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑनरशिप आपके पास रहनी चाहिए, बल्कि वक्फ जायदाद को किराए के तौर पर दिया जाता है। असल मालिक बाखबर रहेगा और उससे हासिल होने वाला फायदा वो अतिया करता रहेगा, सही जगह पे वो नजर रखा रहेगा। और इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक, जो कि खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दोनों शागिर्द भी हैं, फिक़ह हनफी के खास और अहम सतून है, इनके नजदीक वक्फ की मिल्कियत खत्म हो जाती है और मिल्कियत उनके नाम मुंतकिल हो जाती है, यानी कि अल्लाह के नाम। हालांकि ये दोनों हजरात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के खुद शागिर्द हैं, उनके स्टूडेंट हैं, लेकिन इनका देखो अपने उस्ताद के साथ भी इस चीज में इख्तलाफ है, और इस पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी बुरा नहीं मानते। वो कहते हैं ये इल्मी इख्तलाफ है और ये हो सकता है, ये जायज है, इससे रास्ते
पैदा होते हैं, बनते हैं। तो इनके मुताबिक क्या होगा कि पूरी मिल्कियत निकल जाएगी, लेकिन इमाम साहब चूंकि उस्ताद है तो उस्ताद की बात जो है उस्तादों वाली होती है। उनके मुताबिक वाकई ये बात हकीकत है कि उसकी मॉनिटरिंग भी करना फिर इसके ही जिम्मे है। अपनी मिल्कियत में रखेगा चीज को तो मॉनिटर भी करता रहेगा, वरना जब आदमी अपनी मिल्कियत से पूरी चीज निकाल देता है फिर वो उसकी देखभाल भी नहीं करता, उसको छोड़ ही देता है, भूल ही जाता है, कहता है बस मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिए, लोग खुद संभालते रहे, देखते रहे, निजाम चलाते रहे, खुद जिम्मेदारी से वो बरी जिम्मा हो जाता है। तो ये फर्क डिफरेंस इन दोनों के तीनों हजरात के मुताबिक है। जो दो इख्तिलाफ है कंप्लीट वफ की और इनकम्प्लीट वफ की। इतनी जल्दी है, बार बार खड़ा उठ रहे बैठ रहे उठ रहे बैठ रहे तक बैठक कर रहा है। अच्छा भाई अभी अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो वो जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था ना वो अहम है, नोट कर लो अपने पास करना चाहते हैं तो। बाकी ये है कि आपने माशाल्लाह ये सारा कुछ पढ़ा भी है, इसको ना यहाँ रखना है ताकि मैं भूलूं नहीं, याद रहे। आपने रिबा जो है पढ़ा है, इसकी दोबारा तैयारी भी करनी है रिबा की ना। हाँ इसको रिवाइज कर लेना, आपने मिड में भी इसको देखा था। रिबा से रिलेटेड कुछ चीजें आपके सामने हो सकता है आएंगी। जो चीजें मैंने आपको रिबा से रिलेटेड बताई थी, रिबा कहते हैं सूद को, और रिबा कहा जाता है इजाफी रकम को, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मनी, ओवर मनी को कहा जा रहा है, या हाँ रिबा सूद है, इससे इजाफी रकम है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा मनी जिसको कहा जाता है। ये तो वर्डिंग के मीनिंग्स है ना, बाय वर्ड्स। लिटरली इसकी मीनिंग जो जनरल डेफिनेशन है उसमें आपको बताया था कि जब भी कोई आदमी किसी को लोन दे रहा है ना, कर्जा दे रहा है और उस पर इजाफी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो वो क्या होता है, सूद कहलाता है, उसको रिबा कहा जाता है। और ये सूद इस्लाम में हराम है। अब ये जो आयत है आपने वहां पर पढ़ी हुई थी, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, यानी कि अल्लाह ताला हुक्म करते हैं कि रिबा को मिटाना है, ये अल्लाह का ऑर्डर है, और सदक़ात को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम, अल्लाह किसी भी इनकार करने वाले गुनाहगार को पसंद हरगिज़ नहीं करते। अब ये आयत जो है ये रिलेटेड टू रिबा है, यानी कि सूद से मुताल्लिक अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर मना फरमाया है, प्रोहिबिशन अबाउट दी रिबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अदआफम मुदाअफा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये आयत मैंने आपको बताई थी। तो इस आयत में कहा गया था कि माल को डबल करना, डबल दुगना करके किसी से भी रिबा सूद हासिल मत करो। इस बात का मतलब ये नहीं था, मैंने वहां आपको ये पॉइंट आउट की थी बात के जो है सूद सिर्फ डबल करना हराम है, सिंगल ले सकते हैं या ट्रिपल ले सकते हैं या 4 गुना या 5 गुना, तो वो भी हराम हो जाएगा। क्योंकि एक का 2 करना जब अल्लाह ने मना कर दिया तो 2 का 3 करना, 4 करना तो खुद ही हराम हो गया, ऑटोमेटिकली वो सब क्या हो गया, हराम है, मना हो गया। यमहकुल्लाहु रिबा, तो अल्लाह ने सूद से मना किया। और इस आयत के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अदआफा मुदाअफा, रिबा जो है वो डबल करके भी हरगिज मत खाओ। इस आयत का मतलब है डबलिंग पर, सिंगुलर, ट्रिपल या उसके अलावा वननेस पर नहीं है कि एक अकेला सूद से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि इस आयत में डबल करने के भी खाने से हराम करार दिया गया। अच्छा, एक हदीस है जो आपको बताया था रिबा, उसकी 2 टाइप्स हैं, रिबाउन नसिया और रिबाउल फदल। रिबाउन नसिया रिबाउल जाहिलिया भी था, यानी कि उधार का सूद। जब आपसे किसी ने कर्जा लिया, आपने उससे इजाफी रकम चार्ज करी, तो ये क्या है, उधार है, और वो इजाफी रकम सूद है, रिबा है, हराम करार दिया गया उसको। दूसरे रिबाउल फदल, ठीक है, रिबाउल फदल FADL फदल इसको कहते हैं। रिबाउल फदल क्या था, मैंने आपको बताया था कि सेम कमोडिटी का एक्सचेंज करना और उस पर जो है कमी बेशी करना, इजाफी ले लेना या कम ले लेना, एक्स्ट्रा लेना या कम करना,
इसी तरह क्वालिटी के अंदर भी और क्वांटिटी के अंदर भी, हर एतबार से जब कमी बेशी होगी और इक्वलिटी नहीं होगी, बराबर सराबर नहीं होगा। फिर तीसरा, ऑन द कैश नहीं होगा, ऑन वन प्लेस नहीं होगा, यानी कि नकद नहीं होगा ऑन द स्पॉट, एक ही जगह पर नकद के साथ मामला नहीं होगा, इक्वलिटी बराबर सराबर नहीं होगा, तो ये सूद लाजिम आ जाएगा। सेम कमोडिटी के अंदर जब भी एक्सचेंज होगा, यानी कि मैं आपको खजूर दे रहा हूँ, बदले में आप भी मुझे खजूर दे रहे हैं, लेकिन खजूर की ज़ाहिर बहुत सारी किस्में हैं, तो एक किस्म ऐसी है जो 1 किलो 5,000 की मिलती है, एक ऐसी है जो 100 रुपए की किलो भी मिलती है, ठीक है। तो उसके अंदर तीनों रिक्वायरमेंट्स का पाया जाना जरूरी है। अगर वो तीनों रिक्वायरमेंट्स कौन सी मैंने बताई, इक्वलिटी बराबर सराबर हो, ऑन कैश हो, ऑन द वन प्लेस हो, एक ही जगह पर आपने लेन देन कर लिया, नकद कर लिया और बराबर सराबर के साथ कर लिया। तो जो 5,000 वाली थी उसके बदले आपने 100 रुपए किलो वाली उतनी ही दी कि वो 5,000 के इक्वल हो गई, तो ये जायज हो जाएगा, वरना नाजायज होगा। पिसा हुआ गंदुम है और एक साबुत है, जब उसका एक्सचेंज कर रहे हैं तो इक्वलिटी और ऑन द कैश ऑन द वन प्लेस ये होना शर्त है, तो वो जायज होगा, वरना नहीं। रिबाउल फदल इसी को कहा जाता है। और रिबाउल फदल की वही हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ साहब। हजरत अन उबादत बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़तु बिल फ़िज़्ज़ति वल बिर्रु बिल बिर्रि वश्शइरु बिश्शइरि वत्तमरु बित्तमरि वल मिल्हु बिल मिल्हि मसलन बिमसलिन सवाअन बिसवाइन यदम बियदिन, यानी कि वो 6 चीजें जिसमें रिबाउल फदल आ रहा है, ये उन सेम कमोडिटी से रिलेटेड हदीस है। इसको पॉइंट आउट करना, याद रखना जरूरी है कि ये रिबाउल नसिया है। इसी तरह देखें, आपने बास टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, ये कहाँ पे पढ़ी थी आपने, जहाँ पर आपने इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा था, उसके अंदर ये टर्मिनोलॉजीज गुजरी हैं बहुत सारी, वहाँ पर एक्सप्लेन की गई थी। रिबाउल फदल हदीस की अंदर जो आई है, फदल को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। अच्छा, उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज थी ना, उन वर्ड्स की आपको डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है। देखो, उसमें एक था बंदा अमीन। अमीन कौन होता है? अमीन वो होता है जो अमानतदार है, अमानत की हिफाजत करने वाला है। दूसरा उसके अंदर था वर्ड के जामिन कौन होता है? जामिन वो है जो लायबल होता है, यानी कि उसके पास ज़मानत होती है। आप किसी की ज़मानत लेते हैं तो आपके अंदर इतनी लायबिलिटी होनी चाहिए तो आप ले सकते हैं, आप उसके फिर जिम्मेदार बन जाते हैं। अजीर कौन होता है? जो उजरत पर काम कर रहा होता है, जिसको एम्प्लॉय कहा जा रहा होता है, ठीक है ना। इसी तरह हदीस में जिक्र है तफावदु फ़इन्नहु आज़मुल बरका। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक उसके अंदर बड़ी बरकत है अगर तुम अक़्द मुफ़ावज़ा करो। अक़्द मुफ़ावज़ा क्या है कि इक्वल जो है ना तमाम शुरका इन्वेस्ट करें, किसी कारोबार के अंदर सबका इक्वल शेयर्स हों, इसको क्या कहा जाता है? अक़्द मुफ़ावज़ा कहा जाता है। और ये किसके अंदर होता है? मुशारका के अंदर होता है। इसी तरह हदीस के अंदर जिक्र किया गया है और आपने वो सिस्टम भी पढ़ा था जो हमने आपको बताया था तकाफुल के अंदर, कि तकाफुल का सारा तकाफुल का कह रहा हूँ, शेयर्स का तमाम हिसाब किताब कौन सी मार्केट के थ्रू हो रहा होता है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के थ्रू हो रहा होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? CDC पढ़ा है ये आपने, ठीक है ना। इसी तरह देखो, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी पर और अच्छाई पर एक दूसरे के साथ आप मदद करें, ताउन करें। ये हदीस किस चीज़ से रिलेटेड है, किस मामले के अंदर आपने ताउन करना है, ये हदीस गुजरी है आपकी स्लाइड्स के अंदर। तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि तकाफुल के मामले को इसी बेस पर जायज़ करार दिया गया है, ये जो हदीस है उसके मुताबिक। एक आयत भी है कुरान की, इन्नमल मुमिनून इख्वा, सूरह हुजुरात में, बेशक मुसलमान सारे के सारे क्या हैं? भाई हैं। इस हदीस इस आयत को लेकर किस टर्मिनोलॉजी को जायज़ करार दिया गया है इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस के अंदर? तकाफुल को, शेयर्स को, मुराबहा को या मुशारका को? क्या सर? देखें, कुरान में जिक्र है इन्नमल मुमिनून इख्वा, बेशक मुसलमान सारे के सारे भाई हैं। इस आयत के तहत
किस टर्मिनोलॉजी को इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस में आपने पढ़ा है? उसके अंदर कौन से मामले को जो है हलाल करार दिया गया इस आयत को लेकर? नहीं, आपने पढ़ा है तकाफुल को। तकाफुल को हलाल करार दिया गया। ये इस तरह की चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, वरना तकाफुल जो हम कफाला लेते हैं ना, यानी कि किसी चीज़ की इंश्योरेंस, इस्लामिक इंश्योरेंस जो होती है उसको तकाफुल कहा जाता है। रिबा जो है और उसकी अक़साम जो है, रिबा आपको पता है हराम है, एक्सिस इंक्रीज़ और एडिशन का मामला होता है। डेप्टर जिसको कर्ज दिया गया उससे आप इजाफी रकम चार्ज कर रहे होते हैं। फिर रिबा की टाइप्स भी लिख दो, ये भी सही है। ट्रेड एंड इंटरेस्ट, इसके दरमियान फ़र्क क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेड एंड इंटरेस्ट, कारोबार क्या है वो आयत लिखो, उससे समझाओ। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात, और अल्लाह चाहते हैं कि सदक़ात फैलें, ठीक है, कारोबार फैले, लेकिन रिबा सूद जो है ये रुक जाए और हराम करार दे दिया गया और इसको बंद कर दिया जाए। ये अल्लाह भी चाहते हैं, अल्लाह नहीं चाहते कि बंदा जो है वो हराम काम में पड़े। तो इंटरेस्ट को अल्लाह ही मना करते हैं, और कारोबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़नेस करके दिखाया, साबित किया कि उसके अंदर बरकतें ही बरकतें हैं। इसी तरह फिर आगे है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा ज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा, मैंने आपको बता दिया था। फिर रिबा की अक़साम और उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो हदीसों से, और वो जो मैंने आपको कुरानी आयत भी बताई उसके मुताबिक रिबाउन नसिया रिबाउल फदल को डिफ़ाइन करो। बैतुल माल का रोल क्या है इस्लाम के अंदर, और बैंकारी के निज़ाम का किस तरीके से इसके ज़रिए से अल्टरनेट हो सकता है। बैतुल माल क्या है? एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है, और उसके थ्रू जो काम अभी ये बैंकिंग का निज़ाम कर रहे हैं या और निज़ाम रफ़ाई इदारे कर रहे हैं, ये सारा निज़ाम स्ट्रक्चर सारा का सारा बैतुल माल के हाथ में होता है, और इस्लामिक फंडिंग वहीं पर होती है, ज़कात वहीं जमा होती है, और वहाँ से हर मदद की जाती है। जितने भी मुस्तहिकीन हैं वो 8 मसारिफ़ ज़कात जो मैंने आपको बताए भी थे, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील, ये कुरान के अंदर आयत मौजूद है। तो बैतुल माल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इस्लामिक वेस वाइज उसका कैसे जो है रोल मॉडल वो बनता है, कैसे मैनेजमेंट, हाँ कैसे मैनेजमेंट सिस्टम इसका चलता है, ये सारा कुछ। इसी तरह तकाफुल क्या होता है, तकाफुल पॉलिसीज़ क्या हैं इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, खुसूसन मीज़ान बैंक के अंदर कफ़ाला पॉलिसी किन किन चीज़ों के अंदर इसका स्ट्रक्चर इस वक्त इम्प्लीमेंट है, लागू है, चल रहा है, और किन किन कंडीशंस के अंदर वो पॉलिसी दी जाती है, जायज़ है, और किन के अंदर मना है। इसी तरह इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं, आपने बहुत सारे पढ़े, बे मुशारका, मुदारबा, मुराबहा, तकाफुल, अमानत, कई सारे आपने पढ़े, तो इनको आप डिटेल में जो है ना डिफ़ाइन करना चाहिए। लास्ट क्या है, डायमेंशिंग मुशारका। डायमेंशिंग मुशारका क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे असासे या जायदाद जिसमें लोग मुश्तरक होते हैं, मुशारका सिस्टम होता है, लेकिन उसमें वो एक दूसरे से इस बात का वादा कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे, आपके हिस्सों को ख़रीद लेंगे। कल को अगर आपको परेशानी होती है या कोई छोड़ के जा रहा है, तो डायमेंशिंग मुशारका क्या है कि उसकी जगह दूसरा बंदा उसके हिस्से बाय कर लेगा, ख़रीद लेगा, रेट के साथ। हाँ वो तो जो भी उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रेट तय हो जाता है। लेकिन असल ये पॉलिसी है कि जब भी मुशारका के अंदर जहाँ पर जॉइंट वेंचर सिस्टम होता है, बहुत सारे शरीक होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग एक कारोबार के अंदर शरीक होकर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर दूसरे को ये अश्योरिटी दिलाना कि यार आप अगर इस कारोबार से निकलना चाहते हैं तो रास्ता है, आपके शेयर्स हम ख़रीद लेते हैं, वो पहले से जामिन बन जाते हैं उनके शेयर्स ख़रीदने का, इनसे प्रॉमिस कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, डायमेंशिंग मुशारका कहते हैं। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।